बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। हिम्मत सिंह की हैसियत से पहचान लिया था, जिसका मतलब था कि मेरा मेकअप इतना अच्छा नहीं था और अगर ये लड़की दारा और बलवंत सिंह की साथी थी तो इसका मतलब ये था कि हम इनकी नजरों में आ चुके थे और अब दो ही बातें हो सकती थी, या तो वो छुपकर हम पर हमला करते या चोरी छुपे यहाँ से भी भाग जाते। लेकिन इस लड़की ने मुझे मंदिर वाली चट्टान की पिछली तरफ क्यों बुलाया था? क्या हमें देख लेने के बाद इन्होंने कोई मंसूबा बना लिया था और इस लड़की के जरिए मुझे चट्टान की पिछली तरफ बुलाकर मुझे मौत के घाट उतारना चाहते थे? मैंने चलते चलते पानी का एक घूंट भरा और डोल को जल्दी से पीछे हटा दिया। वो टैंकर धूप में खड़ा था और पानी भी गर्म था। मैं ठाकर और जानकी के करीब बैठ गया और डोल जानकी की तरफ बढ़ा दिया। पानी गर्म सही, लेकिन बहरहाल हम तीनों के हलक तर हो गए थे। मैंने जानकी और ठाकर को इस लड़की के बारे में बताया तो वो दोनों उछल पड़े। ये तो हमें मालूम है कि इन दोनों के साथ एक लड़की भी है, ठाकर ने कहा। और अगर ये वही लड़की है तो तुम्हें कैसे जानती है? वो कौन हो सकती है? ये मालूम करने के लिए शाम का अंधेरा फैलने का इंतजार करना पड़ेगा, मैंने जवाब दिया। लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे, हम भी तुम्हारे साथ होंगे, ठाकर बोला। अंधेरा होने दो ठाकर, फिर देखते हैं क्या होता है, मैंने जवाब दिया और अपने थैले में से बुने हुए चने और गुड़ निकाल कर खाने लगा। धूप में दिन भर फिरते रहने से हम थक गए थे। गर्म हवा के थपेड़े हमारे चेहरों से टकरा रहे थे। जानकी और ठाकर की आंखें सुर्ख हो रही थीं और जाहिर है मेरी आंखें में भी सुर्खी जरूर होगी। इस लड़की से मुलाकात के बाद कहीं घूमने फिरने का कोई फायदा नहीं था। अब जो कुछ भी होना था शाम का अंधेरा फैलने के बाद ही होना था, इसलिए धूप में फिरने का कोई फायदा नहीं था। हमने शाम तक वहीं टिके रहने का फैसला कर लिया। मैदान में अब भी हल्ला गुल्ला जारी था। मैं जमीन पर नीम दराज पड़ा इधर उधर देखता रहा, फिर मेरी आंखें बंद होने लगी। गहरे बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया था। मंदिर के अंदर काली की पूजा हो रही थी और बाहर लोग अपने ही जुनून में मुब्तला थे। और मैं सोच रहा था अगर बारिश शुरू हो गई तो क्या होगा, लेकिन फिर इस ख्याल को ज़हन से निकाल दिया। इन पहाड़ियों में लातादार छोटे बड़े गार थे जो बारिश में लोगों को पनाह दे सकते थे। शाम हो चुकी थी, जगह जगह मशलें रोशन हो रही थी। हम अपनी जगह से उठकर मंदिर वाली चट्टान की तरफ आ गए। हमें ये तय हुआ था कि मैं इस लड़की की बताई हुई जगह की तरफ अकेला जाऊंगा। जानकी और ठाकर अलग अलग कुछ फासले पर मेरे पीछे आएंगे। ठाकर ने किसी हंगामी सूरत हाल से निमटने का बंदोबस्त पहले ही कर रखा था। इन दोनों के पास पिस्तौल मौजूद थे जो इन्होंने अपने अपने लिबास में छुपा रखे थे और मेरे पास खंजर था जो मैंने अपनी पिंडली पर बांध रखा था। चट्टान की पिछली तरफ पहुंचने से पहले ही हम अलग अलग हो गए। मैं 90 तुले कदम उठाता हुआ आगे बढ़ता रहा। इस तरफ अंधेरा था। इस चट्टान की पिछली तरफ तकरीबन 100 गज के फासले पर एक और पहाड़ी थी। इस तरह ये एक दर्रा सा बन गया था, लेकिन इस तरफ इन चट्टानों में कोई गार वगैरह नहीं था, इसलिए इस तरफ यात्रियों की आबादी नहीं थी। ज्यादातर लोगों ने मंदिर वाली चट्टान के सामने के रुख पर डेरे जमा रखे थे। इस दर्रे के आखिर में एक जगह 2-3 मशलें रोशन हुई नजर आ रही थी। मैं अंधेरे में संभल कर चलता रहा और फिर अचानक रुक गया। वो हल्की सी सरगोशी दाएं तरफ से उभरी थी। मैंने मोहतात अंदाज में इधर उधर देखा, पिंडली के फीते से खंजर निकाल कर हाथ में ले लिया और आवाज की तरफ बढ़ने लगा। इस तरफ हिम्मत सिंह, मैं यहाँ हूँ। वो सरगोशी एक बार फिर सुनाई दी कि ये इसी लड़की की आवाज थी। मैं इस तरफ मुड़ गया। एक इंसानी हैवला चट्टान के साथ लगा खड़ा था। मैं जैसे ही आगे बढ़ा, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए एक कोह में दाखिल हो गई। ये दरअसल एक कुशादा दराड़ थी जो 5-6 फुट आगे जाकर बाएं तरफ मुड़ गई थी। वो लड़की मेरा हाथ खींचते हुए वहीं बैठ गई। आगे रास्ता बंद था और ये जगह मेरे लिए चूहेदान बन गई थी। अगर बाहर से 2 आदमी भी आ जाते तो मैं आसानी से मारा जा सकता था। नीचे बैठते हुए इस लड़की का हाथ मेरे खंजर से टकरा गया। इसने टटोल कर खंजर को देखा, फिर सरगोशी में बोली, इस खंजर को म्यान में रख दो, यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं है। तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने भी सरगोशी में कहा, अगर मेरे साथ धोखा हुआ तो इस खंजर से तुम्हारा गला काट दूंगा। कोई धोखा नहीं होगा, मुझ पर विश्वास करो। इसने जवाब दिया, मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ। मेरा नाम अंबर है और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। क्या तुम इन दोनों के साथ हो? मैंने नाम लिए बगैर पूछा। हाँ, वो मेरा मतलब समझ गई। वो दोनों मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और धमकियां देकर मुझे अपने साथ रखा हुआ है। वो लोग यहाँ भी एक खास मकसद के तहत आए हैं। क्या इन्हें मालूम है कि मैं यहाँ हूँ? मैंने पूछा। इससे ये दरियाफ्त करने की जरूरत महसूस नहीं की थी कि इसे किस सिलसिले में ब्लैकमेल किया जा रहा था। नहीं, इसने जवाब दिया, ये इत्तेफाक है कि आज दिन में मैंने तुम लोगों को
मंदिर में देख लिया था। मैंने तुम्हें पहचान लिया, दूसरे कौन है ये मैं नहीं जानती। मुझे कैसे पहचाना, मैंने पूछा। तुम्हारे दाएं कान की लौ के पीछे स्याह तिल है, मसूर के बराबर, अंबर ने जवाब दिया। जब तुम तीनों मंदिर के अंदर घूम रहे थे तो हम तीनों भी तुम लोगों के पीछे ही थे। हमारे और तुम्हारे दरमियान 3-4 गज का फासला था और बीच में बहुत से लोग थे। इत्तेफाक से मेरी नजर तुम्हारे कान पर पड़ गई। इन दोनों में से किसी ने तुम्हें नहीं देखा था। अगर देख लेते तो शायद अब तक तुम्हारा किस्सा पाक हो चुका होता। बहरहाल वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, वो अपने ध्यान में थे। इनके साजिशी जहन कोई और ही मंसूबा बना रहे थे। इनमें से अलग होकर तुम लोगों के पीछे लग गई और बिल आखिर जब तुम टैंकर से पानी लेने आए तो मैं भी तुम्हारे करीब पहुंच गई। मंदिर से निकलने के बाद तो हम देर तक इधर उधर घूमते रहे थे। मैंने कहा, मैं तुम लोगों के पीछे थी। इसने जवाब दिया, तुम तीनों चट्टान के साए में बैठे थे तो मैं इस वक्त भी तुमसे राब्ता कर सकती थी, लेकिन मुझे शुबा था कि मेरी निगरानी न हो रही हो। वो तुम्हारे आसपास नहीं थे तो निगरानी करने वाला कौन होता, मैंने पूछा। वो यहाँ अकेले नहीं है, अंबर ने जवाब दिया। यहाँ आने के बाद उन्होंने कम से कम 3 आदमियों को अपने साथ मिला लिया है। हो सकता है इनमें से कोई मेरी निगरानी भी कर रहा हो। बलवंत सिंह को मुझ पर पूरी तरह एतमाद नहीं है, लेकिन मुझे उन्होंने अपने मंसूबे में शामिल रखा है। बड़ी घिनौनी साजिश कर रहे हैं वो लोग। साजिश के बारे में बाद में पूछूंगा, लेकिन पहले अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो, मेरा नाम कैसे जानती हो। लेकिन 1 मिनट, मैंने ये कहते हुए इसका हाथ पकड़ लिया। इस दराड़ में बैठे रहना मुनासिब नहीं है। मेरे दोस्त और ठाकुर बाहर कहीं खड़े परेशान हो रहे होंगे। हम यहाँ से निकलकर किसी और जगह पर बैठकर बात करेंगे। अगर इनमें से किसी ने देख लिया तो तुम्हारे साथ मुझे भी खत्म कर देंगे, अंबर ने जवाब दिया। हम रोशनी की तरफ नहीं जाएंगे, मैंने कहा। इन चट्टानों में तो दिन के वक्त भी किसी को तलाश नहीं किया जा सकता, रात के अंधेरे में कौन देख सकेगा। आओ मेरे साथ आओ। मैं इसे बाजू से पकड़कर बाहर की तरफ चलने लगा। हम अंदर दाखिल हुए थे तो आगे पीछे थे और अब साथ साथ चल रहे थे। अंबर मेरे साथ जुड़ी हुई थी। इसके गुदास बदन के लम्स ने एक लम्हे को मेरे ऊपर सनसनी सी तारी कर दी, लेकिन मैंने फौरन ही अपने आप पर काबू पा लिया और इसे साथ लेता हुआ इस खो से बाहर आ गया। इस वक्त हवा में किसी कदर खनकी थी। मैं गहरे गहरे सांस लेते हुए इधर उधर देखने लगा। दर्रे के दाएं तरफ जहाँ मशालें जल रही थी वहाँ कुछ लोगों के साए हरकत करते हुए नजर आ रहे थे। बाएं तरफ एक पत्थर लुढ़कने की आवाज सुनकर मैंने इस तरफ देखा। मेरा ख्याल था कि इस पत्थर को जानबूझकर ठोकर मारी गई थी। मैंने होंठ सुकेड़कर हौले से सीटी बजाई। चंद सेकंड बाद ही 2 हैवले एक बड़े पत्थर की आड़ से निकलकर हमारी तरफ आने लगे। वो जानकी और ठाकुर थे। हमें किसी महफूज जगह की जरूरत है ठाकुर, जहाँ हम बैठकर इत्मीनान से बातें कर सके, मैंने सरगोशी में कहा। किसी जगह की तलाश की जरूरत नहीं, मेरे साथ चलो, अंबर ने दोबारा कहा। मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा, लेकिन जाहिर है मैं अंधेरे में इसके चेहरे के तासरात को नहीं देख सकता था। मेरे साथ आओ, अंबर ने कहा। मैंने मुश्किल वक्त के लिए एक पनाहगाह तलाश कर रखी है, हम वहीं चलते हैं। हम इसके साथ चलते हुए एक और तंग सी दर्रे में से होते हुए दूसरी पहाड़ी की तरफ पिछली तरफ आ गए। इस पहाड़ी में भी कई छोटे छोटे गार थे और किसी किसी गार में मशाल या पेट्रोमैक्स की रोशनी भी दिखाई दे रही थी। हमारे थैलों में अगरचे टार्चें मौजूद थी, मगर हमने टार्च रोशन करने की बजाय अंधेरे ही में रहना मुनासिब समझा था। हम अंबर के पीछे पीछे एक तंग से रास्ते पर पहाड़ी के ऊपर चढ़ते रहे। तकरीबन 50 फुट ऊपर जाकर वो पगडंडी एक बहुत बड़े चट्टानी पत्थर के पीछे मुड़ गई थी। यहाँ पहुंचकर ठाकुर ने थैले में से टार्च निकालकर रोशन कर ली। अंबर ने इसके हाथ से टार्च ले ली और आगे चलते हुए हमें रास्ता दिखाती रही। 20 फुट ऊपर मजीद जाकर हम एक गार में दाखिल हो गए। अंबर ने टार्च की रोशनी में गार के दहाने के करीब ही अंदर की तरफ एक पत्थर पर रखी हुई माचिस उठा ली। टार्च ठाकुर के हवाले कर दी और दिया सलाई जलाकर दीवार में लगी हुई एक मशाल रोशन कर दी। गार साफ सुथरा था मगर ज्यादा बड़ा नहीं था। 5-6 अफराद आसानी से इसमें रह सकते थे और गालबन पहले भी कुछ लोग यहाँ रहते रहे थे। रोशनी होने के बाद मैंने पहली मर्तबा गौर से अंबर की तरफ देखा। इसकी उम्र 25-26 के लगभग रही होगी। लंबा कद, शरीरा बदन, मोटी मोटी स्याह आंखें, चेहरे के नकूश बड़े नजर फरेब थे। इसने पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी, लेकिन ब्लाउज इस कदर मुख्तसर था कि नजरें इसकी तरफ उठते हुए शर्माती थी। और जानकी तो इसे देखते ही उछल पड़ी थी। वो इस तरह अंबर को देख रही थी जैसे इसे अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा हो, लेकिन अंबर की नजरों में कोई हैरत नहीं थी। वो रूपमती की दोस्त डॉक्टर राधा की बांजी थी। हो सकता है मैंने भी इसे कभी देखा हो, लेकिन मुझे इसका चेहरा याद नहीं था। अलबत्ता अंबर ने मुझे याद रखा था और मेरे कान की लौ के पीछे तिल से इसने मुझे पहचान लिया था। हाँ,
अब बताओ क्या किस्सा है, वो लोग हमारे खिलाफ कौन सी नई साजिश तैयार कर रहे हैं। मैंने सवालिया निगाहों से अंबर की तरफ देखा। इस वक्त हम सब गार के फर्श पर बैठ चुके थे। ये गार वाकई हर लिहाज से महफूज था। सामने चट्टानी पत्थर होने की वजह से इसे नीचे से नहीं देखा जा सकता था। वो साजिश तुम लोगों के खिलाफ नहीं है, अंबर ने जवाब दिया। इन्हें तो मालूम है कि तुम लोग साजिशा में मौजूद हो। जब गंगोली चौधरी तुम्हारे एक साथी को उठाकर ले गया था और बाद में तुम भी जंगल में घुस गए थे, तो वो दोनों बहुत खुश हुए थे कि बेड़ियों के बट में घुसकर तुम्हारा जिंदा वापस आना मुमकिन नहीं था। लेकिन जब तुम बिमला को लेकर वापस आ गए तो इन्हें बड़ी मायूसी हुई थी। तुम लोग जिस हाट में ठहरे हुए थे, इस पर हमला करना बहुत आसान था। वो इस मौका से फायदा उठाने की कोशिश भी कर सकते थे, लेकिन वो अपने आप को तुम लोगों के सामने एक्सपोज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो एक और साजिश तैयार कर रहे थे। हम इसी साजिश के बारे में जानना चाहते हैं, मैंने कहा। ये जो काली के मंदिर पर मेला लगा हुआ है ना, यहाँ हफ्ता भर हजारों लोगों की आमदोरफ्त जारी रहेगी। तुमने मैदान में लातादाद चमचमाती गाड़ियां देखकर अंदाजा लगा लिया होगा कि यहाँ कैसे कैसे धनवान लोग आते हैं। ये लोग नकदी के अलावा बहुत कीमती चीजें काली के चरणों में भेंट करते हैं। हीरे जवाहरात, कालस सोने के जेवरात, सोने की मूर्तियां और बहुत कुछ। इस एक हफ्ते के दौरान में यहाँ लाखों रुपए नकद और करोड़ों रुपए के तहाइफ जमा हो जाते हैं। इनका मंसूबा ये है कि कल रात वो सब कुछ उड़ाकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएं। इनके साथ सार्स का शहर का गुंडा दुर्योधन भी शामिल है। 2 और आदमियों का इसने बंदोबस्त किया है। ओह, मेरे और ठाकर के मुंह से बयाक वक्त निकला। पंडित शोभराज का इसमें क्या किरदार है, मैंने पूछा। करीब पहुंच चुकी थी और फिर कुछ ही देर बाद मैंने जानकी को इस आदमी के साथ शूलदारियों और गाड़ियों की तरफ दूसरी तरफ पहाड़ी के दामन की तरफ जाते हुए देखा। मैं बड़ी तेजी से गाड़ियों की आड़ लेता हुआ स्टेशन वैगन के करीब पहुंच गया और अगले पहिए का वाल्व दबाकर इसमें तिनका फंसा दिया। हल्की सी आवाज के साथ टायर की हवा खारिज होने लगी। मैं इस तरफ के पिछले पहिए के करीब चला गया और इस टायर के वाल्व में भी तिनका फंसा दिया। मैं स्टेशन वैगन के चारों पहियों की हवा निकालना चाहता था, मगर दूसरी तरफ कुछ फासले पर लोग मौजूद थे, इसलिए बाकी 2 पहियों का ख्याल जहन से निकालकर वहां से कुछ फासले पर खड़ा हो गया। तकरीबन 10 मिनट बाद जानकी वापस आ गई। वो आदमी इसके साथ नहीं था। क्या हुआ, इसे मार तो नहीं दिया, मैंने जानकी के करीब आने पर सरगोशी में पूछा। टैटवा दबा दिया है हरामी का, आधे घंटे तक होश में आ जाएगा, जानकी ने जवाब दिया। बड़ा हरामी है, एकदम फैलने लगा था। हम अपने ठिकाने पर वापस आ गए। इंस्पेक्टर पांडे हमें इस जगह नजर नहीं आया था जहां जाते हुए देखा था। मैंने ठाकर को इसके बारे में बताया तो वो भी चौंके बगैर नहीं रह सका था। हम वहां से उठकर मंदिर वाले गार के करीब आकर बैठ गए। हमारी नजरें मंदिर में आने जाने वालों पर लगी हुई थी। तकरीबन 1 घंटे बाद मैंने इंस्पेक्टर पांडे को 2 आदमियों के साथ मंदिर में जाते देखा। इसके तकरीबन आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर पांडे एक आदमी के साथ वापस आ गया। इनका तीसरा साथी मंदिर के अंदर ही रह गया था। मंदिर में लोगों की आमदोरफ्त बदस्तूर जारी थी। रात 1 बजे के करीब 2 और आदमी मंदिर में दाखिल हुए। वो दोनों सूरत ही से छटे हुए बदमाश लगते थे। इसके 3-4 मिनट बाद 3 साधु अंदर दाखिल होते हुए नजर आए और इन 3 साधुओं में एक अंबर थी। हमने सिर्फ 2-3 मिनट इंतजार किया और फिर ठाकर मुझे इशारा करता हुआ उठकर मंदिर में चला गया। इसके 1 मिनट बाद जानकी और मजीद 1 मिनट बाद मैं भी मंदिर में पहुंच गया। मशलों की कपकपाती हुई रोशनी में काली की मूर्ति बहुत ही हैबतनाक मंदिर पेश कर रही थी। मैं एक जगह रुककर इधर उधर देखने लगा। मंदिर में कई लोग मौजूद थे। कोई दोनों हाथ जोड़े आंखें बंद किए खड़ा था, कोई आलती पालती मारे बैठा हुआ था और कोई योगा के स्टांस में बैठा पूजा कर रहा था। मैं जिस आदमी के करीब रुका था वो एक टांग पर खड़ा था। इसकी आंखें बंद थी और दोनों हाथ चेहरे के सामने जुड़े हुए थे। मैं मुतजस्सिस नजरों से इधर उधर देख रहा था, लेकिन अंबर या इसके साथियों में से कोई नजर नहीं आया। ठाकर काली की मूर्ति वाले चबूतरे के करीब खड़ा था और जानकी इससे चंद कदम के फासले पर थी। मूर्ति के करीब इस वक्त कोई पंडित या पुजारी नहीं था, अलबत्ता पूजा करने वाले चंद लोग खड़े थे। ठाकर ने इशारा किया तो मैं फर्श पर बैठे हुए लोगों में रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ने लगा। ठाकर और जानकी मूर्ति वाले चबूतरे के पीछे जा चुके थे। मैं 90 तुले कदम उठाता हुआ चबूतरे के करीब पहुंच गया। वहां जो भी था अपने ध्यान में मगन था। मैंने मोहतात निगाहों से इधर उधर देखा और चबूतरे के पीछे रेंग गया। चबूतरे की पिछली तरफ चट्टान में एक तंग सी दरार थी। 2 आदमी आसानी से इसमें दाखिल हो सकते थे। मुझे देखते ही जानकी और ठाकर इस दरार में दाखिल हो गए। मैं भी अंदर घुस गया। तकरीबन 10 कदम आगे जाकर दरार दाएं तरफ मुड़ गई थी और इस तरफ जरा
जरा सी रोशनी नजर आ रही थी जानकी के पीछे। मैं जैसे ही इस तरफ मुड़ा ठिठक कर रुक गया। 3-4 कदम आगे एक पुजारी फर्श पर पड़ा हुआ था और ठाकर इस पर झुका हुआ था। मैं जानकी को एक तरफ हटाकर आगे बढ़ गया। पुजारी का एक हाथ ठाकर के हाथ में था, वो इसकी नब्ज देख रहा था। मैंने पुजारी के सीने पर हाथ रख दिया, फिर इसकी गर्दन पर एक मखसूस नस को टटोल कर देखा और मुझे फौरन ही अंदाजा हो गया कि इसके जिस्म और रूह का नाता टूट चुका था। मैंने ठाकर की तरफ देखा, इसने भी नफी में सर हिलाते हुए पुजारी का हाथ छोड़ दिया। मुझे सूरत हाल का अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई। दारा और इसके साथी इस गार में पहुंच चुके थे। इन दराड़ों से आगे गालबन कोई ऐसी जगह थी जहां मंदिर के पुरोहितों ने खजाना जमा कर रखा था और दारा वगैरह इस सिलसिले में गालबन पहले ही बहुत सी मालूमात हासिल कर चुके थे, इसलिए सीधे अंदर तक पहुंच गए थे। ठाकर जब सीधा हुआ तो इसका पिस्तौल लिबास से निकलकर इसके हाथ में मुंतकिल हो चुका था। जानकी ने भी पिस्तौल निकाल लिया था और मैंने भी पिंडली पर बंधा हुआ खंजर निकालकर हाथ में ले लिया। चंद गज आगे जाकर ये दराड़ एक बार फिर बाएं तरफ मुड़ गई थी। आगे कुशादा जगह थी और बाएं तरफ की चट्टान में एक और रास्ता नजर आ रहा था जिसकी दूसरी तरफ रोशनी झलक रही थी। ये गार कुदरती थे, इनकी बनावट में कहीं भी इंसानी हाथों का दखल नजर नहीं आ रहा था, सिवाय इसके कि इन गारों से फायदा उठा रहे थे। इस रास्ते की दूसरी तरफ कुछ आवाजें सुनकर हम मोहतात हो गए। मैंने दीवार की आड़ से झांक कर देखा, इसके साथ ही मुझे सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। दूसरी तरफ एक कुशादा गार था जहाँ 4 मशलें रोशन थी। गार के ऐन वस्त में एक पंडित की लाश पड़ी हुई थी। इसके जिस्म का बालाई हिस्सा बरहना था, पेड़ कटा हुआ था और इसकी आंतें बाहर निकली हुई थी। इसकी शहरग भी कटी हुई थी। इसके आसपास खून बिखरा हुआ था। इसे बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया था। इससे चंद कदम के फासले पर एक और पंडित जमीन पर पड़ा था, वो जिंदा था और इसके हाथ पैर बंधे हुए थे। गार में 5 अफराद थे। एक अंबर जो रास्ते के करीब ही कदरे बाएं तरफ खड़ी थी, बलवंत सिंह और दारा। इनके अलावा 2 आदमी और थे। ये वही गुंडे थे जिन्हें मैंने दारा वगैरह से पहले मंदिर में जाते हुए देखा था। इन दोनों ने एक बोरी का मुंह खोल रखा था और बलवंत सिंह करीब ही अंबार से सोने के जेवरात और सोने की मूर्तियां उठा कर बोरी में डाल रहा था। मेरे ख्याल में वो करोड़ों की दौलत थी। एक तरफ करेंसी नोटों का ढेर भी लगा हुआ था। दारा इनके करीब खड़ा इन्हें देख रहा था। इसके हाथ में खून आलूद खंजर था। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि पंडित को इसने मौत के घाट उतारा था। मैंने दारा की तरफ देखा, वो पहले से बहुत बदला हुआ नजर आ रहा था। वो बाकायदगी से सर गंजा करवाने का आदी था, लेकिन अब इसके बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। बेतरतीब दाढ़ी और मूछें भी थी। अगर मुझे पहले से इसके बारे में पता ना होता तो मैं इस हुलिये में इसे नहीं पहचान सकता था। वो पहले से कुछ फरबा भी हो गया था। मुचरब चेहरा, सुर्ख आंखें और साधुओं वाले लिबास में वो साधु ही लग रहा था। मैंने गर्दन घुमाकर ठाकर की तरफ देखा। इसने इशारा किया और हम दोनों आगे बढ़ गए। ये सब कुछ यहीं छोड़ दो और हाथ उठाकर खड़े हो जाओ। ठाकर की कड़कती हुई आवाज गार में गूंजी। वो सब उछल पड़े, लेकिन हाथ किसी ने ऊपर नहीं उठाए थे। ओह, तो तुम लोग भी हो? दारा हमारी तरफ देखते हुए बोला। वो आहनी असाब का मालिक था। इसने अपने हवास काबू में रखे थे, जबकि बलवंत सिंह वगैरह के चेहरे धुआं हो गए थे। कोई बात नहीं, दारा ने बात जारी रखी। यहाँ बहुत कुछ है, हिस्सा बांट लेंगे। तुम लोगों के हिस्से में इतनी दौलत आएगी कि निहाल हो जाओगे। दारा यही समझा था कि हम भी इस दौलत के चक्कर में यहाँ आए थे। इसकी बातों से ये भी अंदाजा हुआ था कि वो हमें पहचान नहीं सका था। तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका दारा, मैंने कहा। काली के मंदिर का ये गार अब तुम्हारा मकबरा बनेगा। बेहतर है अब तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। दारा उछल पड़ा। ओह, तुम हो? इसके मुंह से हैरत ज़दा सी आवाज निकली। अपने बारे में क्या ख्याल है? ये गार तुम्हारा मकबरा भी बन सकता है। जरा पीछे मुड़कर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि कहाँ फंस गए हो। मैंने तो नहीं, अलबत्ता ठाकर ने पीछे मुड़कर देखा और ठाकर की इस बदहवासी से दारा ने पूरा फायदा उठाया। दारा ने अपना खंजर पूरी कुव्वत से हमारी तरफ खींच मारा। मैं ठाकर को धकेलता हुआ एक तरफ ले गया। खंजर हमारे ऊपर से होता हुआ चट्टान से टकराकर जमीन पर गिरा। ठाकर ने फौरन ही अपने हवास पर काबू पा लिया था। इसने फायर कर दिया। गोली कई गज ऊपर दीवार में लगी। वो दोनों बदमाश और बलवंत सिंह सब कुछ छोड़कर गार की पिछली तरफ भागे। इस तरफ तुम इसे जानते हो? अंबर की आंखें चमक उठी। हमने भी थोड़ा बहुत होमवर्क किया है, मैंने कहा। यहाँ से लूटमार करने के बाद ये लोग धूलपुर में पंडित शोभराज के यहाँ पनाह लेंगे। चंद रोज वहाँ गुजारने के बाद किसी और तरफ निकल जाएंगे, अंबर ने कहा। अब इन्हें पंडित शोभराज के यहाँ भी पनाह नहीं मिलेगी, लेकिन बहरहाल ये अपने मंसूबे पर कब अमल करेंगे? कल रात, अंबर ने का जवाब दिया। कल
कल रात क्यों? अभी तो मेला खत्म होने में कई रोज बाकी है। मैंने कहा कल काली के चरणों पर दूसरा बलिदान किया जाएगा। अंबर ने जवाब दिया, दूसरे बलिदान के बाद लोगों की दिलचस्पी बतदरीज कम होती चली जाती है। दूसरी बेंट पर सबसे ज्यादा चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं और इनका मंसूबा है कि कल रात हल्ला बोल दिया जाए। उन्होंने अपनी गाड़ी भी तैयार रखी हुई है। और वो गाड़ी कहाँ है? मैंने पूछा। ऐसे बताने से पता नहीं चलेगा, वहाँ जाकर दिखानी पड़ेगी गाड़ी, अंबर ने जवाब दिया। इनका एक आदमी गाड़ी के आसपास मौजूद रहता है। और अब ये बताओ कि ये लोग तुम्हें किस सिलसिले में ब्लैकमेल कर रहे हैं? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। वो कुछ चैं बेचैं सी हो रही थी। ये बताना जरूरी नहीं, लेकिन मामला ऐसा है कि अगर पुलिस जान ले तो मेरी बाकी जिंदगी जेल में गुजरेगी। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैं वापस जाऊंगी, अंबर ने जवाब दिया। वो लोग मुझे तलाश कर रहे होंगे। अगर इन्हें शुबा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने कहाँ डेरा जमा रखा है? मैंने एक और सवाल किया। मंदिर के सामने वाली पहाड़ी पर, मैदान की दूसरी तरफ, अंबर ने जवाब दिया। तुम लोग अगर चाहो तो यहाँ रह सकते हो, ये जगह महफूज है। अब मैं चलती हूँ, चलो हम भी थोड़ी दूर तक तुम्हारे साथ चलते हैं, मैंने कहा। और हम भी उठकर खड़े हो गए। मशल बुझा दी गई और हम टार्चों की रोशनी में पहाड़ी से नीचे उतर आए। पहाड़ी की दूसरी तरफ हमने अपनी रफ्तार कम कर ली, जबकि अंबर तेज तेज कदम उठाते हुए आगे चलती रही। और कुछ ही देर बाद वो हमारी निगाहों से ओझल हो गई। हम इधर उधर घूमते रहे। जंगल में मंगल का समा था। हर तरफ रक्सो सुरूर की महफिलें जमी हुई थी। कई जगहों पर नीम बरहना रक्स हो रहे थे। शराब पानी की तरह उड़ाई जा रही थी। बाद लोग शराब के नशे में धुत होकर आपे से बाहर हो रहे थे। अभी तो रात शुरू हुई थी। मेलों ठेलों में बेहूदगियां तो होती हैं, मगर काली की पूजा का ये मेला खुली अय्याशी का अड्डा भी था। यहाँ कोई रोक टोक नहीं थी, किसी किस्म का खौफ नहीं था। सब एक ही रंग में रंगे हुए थे। और फिर वही बात हुई जिसका अंदेशा था। अचानक ही मोटी मोटी बूंदें पड़ने लगी थी। हमने एक टैंकर से पानी के तीनों डोल भर लिए और गार की तरफ वापस चल पड़े। आसमान से बरसने वाली मोटी मोटी बूंदें अब बाकायदा बारिश की सूरत इख्तियार करने लगी थी। और जब हम गार में दाखिल हुए तो बारिश में अच्छी खासी तेजी आ चुकी थी। अगर अंबर से मुलाकात न होती तो हम भी इस वक्त तेज बारिश में भीग रहे होते। लेकिन बहरहाल हम अपने दुश्मनों से भी महफूज थे और बारिश से भी। मेरी आंख जय काली और बजरंग बली के फलक जिगाब नारों की आवाज से खुली थी। इस मैदान और हमारे दरमियान अगरचे 300 फुट ऊंची पहाड़ी हायल थी, लेकिन नारों की आवाजें यहाँ तक साफ सुनाई दे रही थी। मेरे दिल पर एक दम उदासी छा गई थी। मैं सुबह सवेरे बुलंद होने वाले इन नारों का मतलब समझ गया था। एक और बेगुनाह को पत्थर की मूर्ति के सामने ज़िबा कर दिया गया था। जानकी और ठाकुर भी जाग गए थे। इनके चेहरों पर भी अफसरदगी के तासरात नुमायां थे। ठाकुर अपना पानी का डोल उठाकर गार के दहाने पर चला गया। इसने पहले कुल्ली की और फिर मुंह पर पानी के छींटे देने लगा। तकरीबन 1 घंटे बाद पत्थरों के लुढ़कने की आवाज सुनकर मैं चौंक गया और आड़ से झांक कर देखा तो अंबर ऊपर आ रही थी। जब वो गार में दाखिल हुई तो इसका सांस फूला हुआ था। इस वक्त तुमने यहाँ आकर गलती नहीं की, मैंने अंबर की तरफ देखते हुए कहा। अगर इन्हें पता चल गया तो इन्हें पता नहीं चलेगा, अंबर ने मेरी बात काट दी। वो दोनों मंदिर में खड़े ये देख रहे हैं कि आज काली के चरणों पर दौलत का कितना बड़ा अंबार लगता है। आज दूसरा बलिदान है और दूसरे बलिदान पर सबसे ज्यादा भेंट दी जाती है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, मैं इसलिए आई हूँ कि तुम लोगों में से किसी को इनकी गाड़ी दिखा दूं। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं फौरन ही तैयार हो गया। अंबर के साथ बाहर निकलकर मैंने ऊपर देखा। बारिश रात ही को किसी वक्त रुक गई थी। आसमान पर अब भी बादलों के टुकड़े तैर रहे थे और बारिश का कोई भरोसा नहीं था। अंबर मुझसे तकरीबन 20 गज आगे चल रही थी। इसका रुख इस तरफ था जहाँ एक पहाड़ी के दामन में लातादाद गाड़ियां खड़ी थी। इन गाड़ियों के आसपास छूलदारियां और खेमे भी लगे हुए थे और इनकी हालत देखकर लगता था जैसे रात की बारिश ने सब कुछ अलपट कर दिया हो। अंबर सुर्ख रंग की एक स्टेशन वैगन के करीब रुक गई। फौरन ही एक आदमी किसी तरफ से निकलकर इसके करीब आ गया। इस आदमी ने वैगन का दरवाजा खोला और वो दोनों अंदर बैठ गए। मैं एक गाड़ी की आड़ में खड़ा इस तरफ देखता रहा। वो दोनों कुछ देर बातें करते रहे और फिर वो आदमी अंबर को बाहों से पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा। अंबर ने झटका देकर अपना हाथ छुड़ाया और दरवाजा खोलकर नीचे उतर गई और इसकी तरफ हाथ हिलाकर कह लगाती हुई एक तरफ चल पड़ी। मैंने स्टेशन वैगन देख ली और तेज तेज कदम उठाता हुआ अंबर की तरफ चलने लगा। लोग हजूम दर हजूम मुख्तलिफ जगहों पर खड़े थे। ढोल ताशों के शोर में कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैं अंबर के करीब पहुंचकर इसके साथ चलने लगा। इनके प्रोग्राम के बारे में तुमने नहीं बताया, मैंने इसके साथ चलते हुए पूछा। हम दोनों साधु
थे और किसी को हम पर शुबा नहीं हो सकता था। सूरज डूबने के थोड़ी देर बाद पानी के इस नीले टैंकर के करीब मिलूंगी। इनका इरादा रात के पिछले पहर कार्रवाई करने का है। इनका जो भी फाइनल प्रोग्राम होगा तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें टैंकर के करीब मिलूंगा, मैंने कहा। अंबर मंदिर की तरफ चली गई और मैं लोगों के हजूम में रास्ता बनाता हुआ अपने ठिकाने की तरफ चल पड़ा। और फिर दिन का बाकी हिस्सा हमने इसी गार में आराम करते हुए गुजारा। सब कुछ तय हो गया था। अंबर ने हमें बता दिया था कि लोग क्या करना चाहते थे। अंबर के अलावा इनकी तादाद 5 थी। दारा, बलवंत सिंह, द्रेवदन और इसके 2 साथी। प्रोग्राम के मुताबिक इनके एक आदमी को स्टेशन वैगन के करीब रहना था, जबकि दूसरों को बाकी कार्रवाई मुकम्मल करनी थी। आधी रात के वक्त मंदिर के अंदर लोगों की तादाद कम होती थी और वो भी पूजा पाठ में मगन रहते थे, जबकि मैदान में जगह जगह ऐशो निशाद की महफिलें जमाई जाती थी। ढोल ताशे बजते थे जिनके शोर में कान पड़ी आवाजें तक सुनाई नहीं देती थी। और मंदिर के अंदर किसी किस्म की तकरीबी कार्रवाई करने के लिए आधी रात के बाद का वक्त मुनासिब था। इस वक्त गालबन रात के 10 बजे थे। हम इस गार के दामन में बैठे हुए थे जहां 2 रोज पहले दोपहर के वक्त आराम किया था। मैंने ठाकर को वहीं बैठे रहने को कहा। जानकी को साथ लेकर इस तरफ चल पड़ा जहां स्टेशन वैगन और दूसरी गाड़ियां खड़ी थी। रास्ते में एक जगह जानकी ने मुझे हाथ से रोक लिया और एक तरफ इशारा करने लगी। हमसे 20 गज के फासले पर रक्स की महफिल जमी हुई थी। नीम उरिया लिबास में 2 लड़कियां उछल कूद कर अपने जिस्मों की नुमाइश कर रही थी। शराब लुंडाई जा रही थी और लोग लड़कियों पर नोट निछावर कर रहे थे। और ऐन सामने इंस्पेक्टर पांडे खड़ा था। वो सादा लिबास में था, वो भी काली के मानने वालों में से था और जाहिर है वो भी पूजा के लिए आया था। मैंने इसके सामने जाना मुनासिब नहीं समझा। जानकी के साथ एक तरफ हटता चला गया। स्टेशन वैगन का दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था। बलवंत का आर्मी सीट पर नीम दराज बीड़ी के काश लगा रहा था। जानकी को छोड़कर एक तरफ हटता चला गया और एक गाड़ी में रुककर इसकी तरफ देखने लगा। जानकी स्टेशन वैगन की निगरानी शुरू कर दी थी और जब तुम लोगों ने पंडित शोभराज को मेरे हवाले किया तो इसने बताया कि तुम लोगों को 3 साधुओं की तलाश है और इस दौरान में ठाकर और इसकी दोस्त को हादसा पेश आ गया। और फिर चंद रोज बाद मेरे एक आदमी ने इतला दी कि तुम साधुओं के लिबास और ऐसी चीजें खरीदते फिर रहे हो जो सिर्फ पंडितों और साधुओं ही के काम आ सकती हैं। मुझे शुबा हुआ और मैंने अपना एक आदमी तुम लोगों के पीछे भी लगा दिया, जिसने रिपोर्ट दी कि तुम लोग भी इस तरफ आ चुके हो। मैं अपने आदमियों को लेकर कल यहाँ पहुँच गया था और इत्तेफाक से कल ही मैंने तुम लोगों को देख लिया था, मगर जानबूझकर करीब नहीं आया था। वरदेवदन और इसके साथियों की मौजूदगी से मैं समझ गया था कि वो क्या वारदात करना चाहते हैं। मैंने इन पंडित जी को एतमाद में लेकर अपने खदशे का इजहार किया और मंदिर को अंदर से भी देख लिया। पिछले गार के अंदर वो खुफिया रास्ता भी मेरी नजरों में आ गया। जिस वक्त वरदेवदन और इसके साथी मंदिर में दाखिल हुए, मेरा एक आदमी वहाँ मौजूद था। मैं इस वक्त यहाँ से कुछ दूर अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। इसे मुझ तक पहुँचने में कुछ वक्त लग गया और जब मैं अपने आदमियों को लेकर यहाँ पहुँचा तो अंदरूनी गार में फायरिंग हो चुकी थी। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ एक लड़की और एक पंडित की लाश और ये पंडित जी बंधे पड़े मिले थे। मैंने फौरन ही अपने कुछ आदमियों को बाहर पहाड़ी की तरफ दौड़ा दिया ताकि वो ऊपर जाकर इनका रास्ता रोक सके, मगर मेरे आदमी गलत रास्ते पर निकल गए। वो पहाड़ी पर इस रास्ते से तकरीबन 100 गज दूर निकले थे, लेकिन उन्होंने 2 आदमियों को एक तरफ दौड़ते हुए देख लिया। मेरे आदमियों ने पीछा किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद जो कुछ भी हुआ तुम लोग देख चुके हो। इंस्पेक्टर पांडे चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, मुझे नहीं मालूम कि तुम लोग इन साधुओं का पीछा क्यों कर रहे थे। इनकी साथी लड़की की लाश गार में पड़ी है, एक साधु की लाश इस तरफ मिली है, तीसरा साधु कहाँ है? वो फरार हो गया। मैं जल्दी से बोल पड़ा, मैं नहीं चाहता था कि ठाकर दारा के बारे में इसे बता दे। दारा बहुत अरसे बाद मेरे हाथ लगा था और मैं इससे दस्तबरदार नहीं होना चाहता था। इसका और मेरा हिसाब तो बहुत लंबा था। आओ जरा मेरे साथ अंदर आओ। आप भी आइए पंडित जी, इंस्पेक्टर पांडे ने इस पंडित से कहा जिसे दारा ने बांध कर डाला था। मंदिर के सामने तो हजूम लगा हुआ था, लेकिन अंदर सिर्फ सादा लिबास पुलिस वाले थे। तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया था। बैरान गार में काली की मूर्ति कुछ और भी हैबतनाक लग रही थी। चबूतरे के पीछे पहुंचते ही इंस्पेक्टर पांडे ने टार्च रोशन कर ली और जैसे ही हम दूसरे गार में मुड़े वो रुक गया। वहाँ इस पुजारी की लाश पड़ी हुई थी जिसे गार में दाखिल होते हुए हम भी देख चुके थे। इस पुजारी को यहाँ निगरानी के लिए खड़ा किया गया था ताकि कोई गैर मुतल्लक आदमी अंदर न जा सके। इंस्पेक्टर पांडे ने लाश पर रोशनी डालते हुए कहा,
देवदत्त और इसके साथियों ने अंदर दाखिल होने के लिए पहले इसका गला घोंटकर मौत के घाट उतारा था। हम गार के अंदर आ गए। इन पंडित जी के कहने के मुताबिक पंडित ओम प्रकाश ने इन डाकुओं के खिलाफ मजाहमत की कोशिश की थी, जिसका नतीजा एक साधु ने बेदर्दी से इसे मौत के घाट उतार दिया। इन पंडित जी ने खामोश रहने का वादा किया तो इन्हें बांध कर डाल दिया गया और साधु के लिबास में ये लड़की ये अपने ही एक साथी की गोली का निशाना बनी थी, इसने कहा और करीब खड़े हुए पंडित जी ने मेरी तायद में सर हिला दिया। पंडित जी तुम लोगों के बेहद शुक्रगुजार हैं। इंस्पेक्टर पांडे बोला, तुम लोगों की मुदाखलत से भेंट में मिला हुआ खजाना लुटने से बच गया। पंडित जी ने भी हाथ जोड़ दिए। एक बात और इंस्पेक्टर, मैंने कहा, तुम इस मामले की तहकीकात करना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन किसी उलझन में नहीं फंसना चाहता। कैसी तहकीकात? इंस्पेक्टर पांडे बोला, सरकार को तो मालूम ही नहीं कि यहाँ कोई मेला लगा है और काली के चरणों में इंसानों की भेंट दी जाती है। यहाँ ना कोई मेला लगा है, ना कोई कत्ल हुए हैं। पुलिस और सरकार इस सिलसिले में बिल्कुल ला इल्म है। मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। तहकीकात का मतलब ये होता कि काली के चरणों पर दी जाने वाली इंसानी भेंट को भी सामने लाया जाता। अब तक 2 इंसानों की भेंट दी जा चुकी थी और कानून की नजरों में ये भी कत्ल था। ये बात सामने आने से हो सकता था कि किसी किस्म के हंगामे शुरू हो जाते, इसलिए कानून का इन वाकयात से ला इल्म रहना ही बेहतर था। तो मैं इन लाशों का क्या करोगे? मैंने पूछा। मेलों ठेलों में ऐसी बातें होती रहती हैं, इंस्पेक्टर पांडे ने कहा। कोई बीमार होकर मर जाता है, कोई किसी की दुश्मनी का निशाना बन जाता है, लोग किसी मामूली बात पर आपस में भी लड़ पड़ते हैं, जिसका नतीजा किसी एक की मौत की सूरत में निकलता है। इधर इन पहाड़ियों के पीछे एक शमशान घाट भी है। इसने एक तरफ इशारा किया। ऐसी लाशों को इस शमशान घाट में ले जाकर इनका क्रियाक्रम कर दिया जाता है। जिन लोगों के अपने बंदे यहाँ गुजर जाते हैं वो लाशों को साथ नहीं ले जाते, यहीं पर इनका क्रियाक्रम कर देते हैं और इनके नाम की पूजा भी हो जाती है। और ये लोग तो वैसे भी लावारिस थे, डेड बॉडी हासिल करने का दावेदार कोई नहीं है, लेकिन ये पंडित, मैंने पंडित की लाश की तरफ इशारा किया, पंडित जी के वारिस हम है ना, इनका क्रियाक्रम हम करेंगे। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। मैं समझ गया कि इंस्पेक्टर पांडे ये नहीं चाहता था कि यहाँ जो 5-6 कत्ल हुए थे इनकी हवा भी इन पहाड़ियों से बाहर पहुँच सके, और मैं ये भी जानता था कि इस मेले में शरीक कोई शख्स इन पहाड़ियों से बाहर जाकर किसी से इस वाक़े का जिक्र नहीं करेगा। इंस्पेक्टर पांडे ने अपने कुछ आदमी अंदर बुला लिए जो लाशें उठाकर बाहर ले गए। हाँ पंडित जी, इंस्पेक्टर पांडे अब पंडित की तरफ मतवज्जो हो गया, आपके हिसाब में ये सारा माल कितने का होगा? इन लोगों के आने से पहले हम यही हिसाब लगा रहे थे, पंडित ने जवाब दिया। शाम तक हमने जो नकद रकम गिनी थी वो 12.5 लाख के करीब थी। इसके बाद भी नकद रकम आई थी जो हमने गिनी नहीं थी। और ये जेवर और सोने की मूर्तियाँ, मेरा ख्याल है ये सोना 15 किलो से ज्यादा होगा। मार्केट में जो सोने का भाव है इससे इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत कीमती खजाना है ये, और आप लोगों ने इसकी हिफाजत का कोई माकूल बंदोबस्त नहीं किया, इंस्पेक्टर ने कहा। इसीलिए इन लोगों को अंदर आने का मौका मिल गया, मगर भगवान की कृपा और काली माता के चमत्कार से सब कुछ बच गया। लेकिन अब किसी और को ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, मेरे 2 आदमी यहाँ रहेंगे इस गार के अंदर, 2 काली माँ की मूर्ति वाले चबूतरे के पीछे इस गार के दाखिली रास्ते पर, और 2 पहाड़ी के ऊपर जहाँ बाहर निकलने का रास्ता है, और बाकी 4 आदमी मंदिर के सामने रहेंगे। धन्यवाद। पंडित ने हाथ जोड़ दिए। बड़ी कृपा है आपकी महाराज। मैं सुबह सारे पंडितों को जमा करके इसकी सुरक्षा का बंदोबस्त करा दूंगा। जब तक आपका बंदोबस्त न हो ये सेवक यहाँ मौजूद रहेंगे, इंस्पेक्टर ने पुलिस एहलकारों की जानब इशारा करते हुए कहा। पंडित ने एक बार फिर इसका शुक्रिया अदा किया और हम लोग मंदिर से बाहर आ गए। इंस्पेक्टर पांडे तो अपने काम में मसरूफ हो गया और हम अपने ठिकाने की तरफ चल पड़े। हमें इस गार तक पहुंचने में मजीद आधा घंटा लग गया। गार में जलने वाली मशाल की रोशनी दूर ही से नजर आ रही थी। ठाकर आगे था और मैं चंद कदम पीछे। ठाकर ऊपर पहुंच चुका था और फिर इसकी चीख सुनकर मुझे अपना दिल कनपट्टियों में धड़कता महसूस होने लगा। मैं तकरीबन दौड़ता हुआ ऊपर पहुंच गया। गार के दहाने के सामने पहुंचकर मैं इस तरह रुक गया जैसे जमीन ने मेरे पैर पकड़ लिए हों। दारा गायब था और जानकी गार के फर्श पर बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। मशाल की रोशनी में इसके सर के पास जमीन पर खून भी नजर आ रहा था। मुझे सीने में अपना दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। मैं गार के दाने पर खड़ा गार के फर्श पर बेहिस्सो हरकत पड़ी हुई जानकी को देखता रहा। इस सूरत हाल ने मुझे यकीनन बदहवास कर दिया था। मैं गार के दाने पर खड़ा फटी फटी सी नजरों से फर्श पर पड़ी हुई बेहिस्सो हरकत जानकी को देख रहा था। मशाल
मशाल की कपकपाती जर्द रोशनी में ये मंजर बड़ा खौफनाक तासर दे रहा था। करीब खड़े हुए ठाकुर ने मेरे बाजू को छुआ तो मैं जैसे होश में आ गया। मैंने ठाकुर की तरफ देखा और दूसरे ही लम्हे छलांग लगाकर जानकी के करीब पहुंच गया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।